हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 3, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा। यूनिट 3 को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रशअप्स करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद एमसीक्यूज़ पर आएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में कितने टाइप्स ऑफ लर्निंग आ जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर। दो तरह के तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर होता है, एनिमल लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग। ठीक है, जो एनिमल्स लर्न करते हैं अपने आसपास की चीज़ों से या फिर जो भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह से भी एनिमल्स लर्न करते हैं वो एनिमल लर्निंग के अंडर आ जाता है। ह्यूमन लर्निंग, जो भी ह्यूमंस हम लोग ह्यूमन जो लर्न करते हैं अपनी पूरी लाइफ भर में, वो ह्यूमन लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लर्नर्स। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली चेंजेस। ठीक है, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग एक तो मोटर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जो हम मोटर एक्टिविटीज़ जो हम खुद करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे साइकिलिंग हो गया, चलना हो गया, जो भी हम अपनी मोटर एक्टिविटीज़ से, अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ से वो सब चीज़ें सीखते हैं, वो हो गया मोटर लर्निंग में। एडिशनल लर्निंग कि जो भी हमारी हम लोग चीज़ें अपने आसपास की देख के सोच के, जो भी हमारा थिंकिंग पार्ट होता है ना, अपना जो भी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करके और सोच के अपने आसपास की, जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, थिंकिंग पार्ट भी आ जाते हैं, आपके आइडियाज़, आपके कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें एडिशनल लर्निंग में आ जाती हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर कॉग्निटिव लर्निंग की, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके अंदर मेच्योरिटी आने लगती है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। ठीक है, वो कॉग्निटिव लर्निंग में आ जाता है। एटीट्यूडनल लर्निंग की, आपका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स लर्निंग, आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, आप कितने रेडी हैं सीखने के लिए, तो वो सब एटीट्यूडनल लर्निंग में आ जाता है। लर्निंग स्किल्स में जो भी स्किल्स आप गेन करते हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस में, किसी भी तरह का स्किल्स हो सकते हैं आपके घर में, आपके बाहर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो भी आप स्किल्स एक्वायर करते हैं वो लर्निंग स्किल्स के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बात हो गई टाइप्स ऑफ लर्नर्स की। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी लर्निंग को। इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने लर्निंग डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और जिसने नहीं देखे वो वहाँ से देख सकते हैं। कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग या लर्निंग क्या है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया है कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं लर्निंग को। अटेंशन अफेक्ट करता है लर्निंग को। ठीक है, अटेंशन क्या है? अटेंशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोसेसेस विच स्ट्रेंथन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द पीपल। जब तक आप किसी चीज़ की तरफ अटेंटिव नहीं होंगे, जब तक आप ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे या किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप लर्न कैसे करेंगे? तो अटेंशन बहुत ही ज़रूरी है आपके लर्निंग प्रोसेस में। इन द एब्सेंस ऑफ अटेंशन द एंटायर लर्निंग प्रोसेस बिकम्स अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। अगर आप अटेंटिव ही नहीं हैं, क्लास में मैम क्या पढ़ा है आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप बस बैठे हुए हैं और आपका माइंड कहीं हो रहा है, आप अटेंटिव ही नहीं है, तो जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो मीनिंगलेस हो जाता है। According to H.E. Garrett, attention is active process, a process of give and take environment. ठीक है, अटेंशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें आप दे भी रहे हैं, अपना अटेंशन दे रहे हैं और सामने वाले से जो भी वो बोल रहा है उसको आप एक्वायर कर रहे हैं, तो गिव एंड टेक प्रोसेस है ये। अकॉर्डिंग टू मैरिन, अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। सिंपली आप कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो वो आपका अटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से डेफिनेशंस है। टाइप्स ऑफ अटेंशन में क्या आ जाएगा? वॉलेंट्री अटेंशन, नॉन वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, इमीडिएट और डिराइव्ड अटेंशन, सेंसरी एंड एडिशनल अटेंशन, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल अटेंशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब भी आपको थोड़ा जिस्ट बता देती हूँ। वॉलेंट्री अटेंशन, जो भी काम आप अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, अपनी विल से कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं और आप अपना पूरा अटेंशन उसमें डाल देते हैं क्योंकि आप वो काम को करना चाहते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री, आप खुद से करना चाहते हैं वो। नॉन वॉलेंट्री अटेंशन क्या है? लैक्स अ पर्सनस विल। ठीक है, अभी आप उस काम के लिए तैयार नहीं है, अभी आप वो काम नहीं करना चाहते हैं, बट अचानक से आपके सामने वो कोई काम आ जाता है तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर आप आराम से कुछ बैठे हुए हैं या कोई टीवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बाहर से कोई गाने की आवाज़ आ जाती है या कोई भी ऐसी आवाज़ आ जाती है जो आपको अच्छी लगती है, तो आपका ध्यान वहाँ पे अपने आप चला जाता है, तो वो आ जाएगा नॉन वॉलेंट्री अटेंशन में। ठीक है, अपने आप आपका ध्यान उस तरफ चला जाए।
ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू लिसन द सॉन्ग, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट थिंग, बट अचानक से वो चीज़ आपके कानों में पड़ गई या आपको दिखाई दे गई कोई ऐसी खूबसूरत चीज़, तो आपका ध्यान उस तरफ चला गया, है ना। इनवॉलंटरी अटेंशन क्या है, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट योर विल, ठीक है, आप करना नहीं चाहते हैं बट तब भी आपको उस पर ध्यान देना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन तब भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। इनवॉलंटरी अटेंशन, इमीडिएट अटेंशन, ठीक है, किसी चीज़ में अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो उसमें इमीडिएट हमारा अटेंशन चला जाएगा। डिराइव्ड अटेंशन क्या होता है कि जहाँ पर हम ज़बरदस्ती अपना ध्यान लेकर आते हैं, डिराइव करके ला रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है, हमें अपने अपने आप को समझाना है कि हमें ये काम करना है, तो हम अपना अटेंशन कहीं और से बाकी चीज़ों से हटा के किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, तो वो हो जाएगा डिराइव्ड अटेंशन। सेंसरी एंड आइडिएशनल अटेंशन, सेंसरी जो हमारे सेंसेस से हमें मिलता है, ठीक है, किसी चीज़ को टच करके, फील करके, जो भी हमारे देख के, सुन के, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड जो होगा वो सेंसरी अटेंशन में आ जाएगा। आइडिएशनल अटेंशन, जिससे हमारे आइडियाज़, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी फीलिंग्स जुड़ी होंगी, उसमें एडिशनल अटेंशन हो जाएगा। एनालिटिकल अटेंशन, जब हम किसी चीज़ को देख के उसको डीपली एनालाइज करेंगे, ठीक है, आपने किसी ट्री को देखा लेकिन ट्री को देखने के बाद उसकी ब्रांचेस देख रहे हैं, उसके लीव्स देख रहे हैं, उसके एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं, तो वो एनालिटिकल अटेंशन हो जाएगा। सिंथेटिकल इसका टोटली ऑपोजिट होता है, आप पहले छोटी चीज़ को देखते हैं फिर बाद में पूरे ट्री को देखेंगे, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंथेटिकल अटेंशन, ठीक है। इसके एमसीक्यूज़ हम करेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। फटीग अफेक्ट करता है लर्निंग को, फटीग तो अफेक्ट करता ही, अगर आप थके हुए हैं फिज़िकली, मेंटली या किसी भी तरीके से आप थके हुए हैं तो आपका लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फटीग क्या है, फटीग इज़ एसोसिएटेड विद वर्क एंड प्रोडक्शन, आपके काम से, आपके प्रोडक्शन पे एसोसिएट रहता है, रिलेटेड रहता है फटीग। फटीग इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन ओवरऑल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी। ओवरऑल फीलिंग ऑफ, आपको भी बहुत टाइम होता होगा, बहुत बार होता होगा, है ना, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर्स डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। डिमिनिश्ड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और एबिलिटी टू कैरी ऑन वर्क, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, आपकी एबिलिटी किसी काम को करने की कम होने लगती है ड्यू टू फटीग, बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड डूइंग वर्क, क्योंकि आप पहले से ही अपनी एनर्जी लगा चुके हो काम को करने में। ऑन द सब्जेक्टिव साइड, द compels of sensations and feelings and the increased difficulty of carrying on experienced and a prolonged spell of work must be distinguished from boredom, which may be described as a subjective feeling of fatigue, ठीक है। जब आपकी एनर्जी ऑलरेडी किसी काम को करके आपकी एनर्जी खर्च हो चुकी है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, आपकी फीलिंग्स, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी घटने लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली और फिज़िकली थक चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फटीग, फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग, नेसेसरी फटीग, अननेसेसरी फटीग, ठीक है। 4 तरह की फटीग दी हुई है आपके सिलेबस में। फिजिकल, जो फिजिकली आप काम को करके थक चुके हैं। मेंटल फटीग, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है ना, आपको महसूस होता होगा बहुत बार कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में आप कंसंट्रेट करो या बहुत ज़्यादा सोचो या बहुत ज़्यादा आप कोई स्टडी करो किसी चीज़ को लेके, तो उसको मेंटली आप थकावट महसूस करते हैं। नेसेसरी फटीग, नेसेसरी फटीग क्या है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो फटीग का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, नेसेसरी है। आप कोई भी काम करेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी तो फटीग ऑलरेडी नेचुरली आपके अंदर आएगी। अननेसेसरी फटीग क्या है, अननेसेसरी फटीग है कि जो काम हम कम समय में कर सकते हैं लेकिन तब भी वो लॉन्ग तरीके से हम वो कर रहे हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में कर रहे हैं जहाँ पे हमारे अननेसेसरी वर्क करवाया जा रहा है जो कि ज़रूरी नहीं है, जिस वजह से हमें थकावट महसूस हो रही है। जिस काम को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं वो लंबे तरीके से, इस तरह के एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, कभी कभी आप प्रोफेशनली या कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि अननेसेसरी काम करके आप लोग थक जाते हैं ना, फिजूल के काम करके आप थक जाते हैं, तो वो अननेसेसरी फटीग में आ जाता है। ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग ऑल्सो रेफर टू एज ऑनलाइन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विच टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज एंड मीडिया। ई लर्निंग बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आप सीख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देख के सीख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से, टीवी से, किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको आप ई लर्निंग बोल दे रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, टेबलेट्स, टीवी, रेडियो, सेलुलर फोन्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो सभी कुछ ई लर्निंग ही हो रहा है।
ई लर्निंग और आईसीटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आईसीटी का मैंने बहुत डिटेल में 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आईसीटी इज़ अ वाइड टर्म, ठीक है। ई लर्निंग उसका एक पार्ट है। आईसीटी के अंदर तो आपकी सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं, आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, आप उसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर मटीरियल डेवलप भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेसिकली अ थ्योरी ऑन स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट से ही पता लग रहा है कि हम खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इट इज़ अ बेसिकली ऑन थ्योरी ऑन स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे लर्न करते हैं। इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। लोग खुद से अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से गेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 6 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, 6 एलिमेंट्स हैं: सिचुएशन, ग्रुपिंग्स, ब्रिज, क्वेश्चंस, एग्जिबिट, रिफ्लेक्शंस, ठीक है। सिचुएशन में क्या है कि आपके स्कूल में आपके टीचर इस तरह का माहौल बना देते हैं कि बच्चे खुद से चीज़ों को सीखें, खुद से लर्न करें, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रैक्टिकल्स करके, खुद से हैंड एक्टिविटीज़ करके, खुद से चीज़ों को वो सीखें, एनालाइज करके। ग्रुपिंग्स में क्या है, ग्रुपिंग्स में आप डिफरेंट तरह के बच्चों के ग्रुप्स भी बना सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आप दे रहे हैं काम की ग्रुपिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स की, आपके वर्क की, स्टूडेंट्स की, तो वो ग्रुपिंग उसके अंदर आ जाता है। ब्रिज क्या है, ब्रिज में हम बच्चों का नॉलेज देखते हैं कि प्रायर नॉलेज कैसा है और आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में क्या है, और बच्चों को कहाँ कितना सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक ब्रिज बना देते हैं कि कितना उनको पता है, क्या सिखाना है, और कितना उनको और बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के टीचर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि बच्चे भी खुद से क्वेश्चंस पूछें ताकि उनकी क्यूरियोसिटी निकल कर आए। एग्जिबिट, उसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चे खुद से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, उसको एग्जिबिट करें, उसको नोट डाउन करें, ठीक है। उसको कहीं पे एक ग्राफ की फॉर्म में या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको एग्जिबिट करें, उसको नोट डाउन करें। रिफ्लेक्शंस क्या है, रिफ्लेक्शंस आपके अंदर हैं कि आप कितना सीखे हैं, कितना आपकी नॉलेज है, और कितनी नॉलेज आप अपनी क्लास के बाहर लेकर जाते हैं, और जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं, आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो कितना हेल्प करती है आपके अभी के नॉलेज एक्वायर करने में, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ लाइक हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू लर्न एंड हाउ मच यू टेक दैट लर्निंग आउटसाइड योर क्लासरूम, ठीक है। रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ जाता है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट वेज दैट अ पर्सन कैन लर्न, ठीक है। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है लर्न करने का, है ना। किसी को पढ़ के समझ में आता है, किसी को लिख के समझ में आता है, किसी को देख के समझ में आता है, किसी को सुन के, किसी को करने पे समझ में आता है। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है लर्न करने का। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट मोस्ट पीपल फेयर सम पर्टिकुलर मैथड ऑफ इंटरेक्टिव विद टेकिंग इन एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है। ये इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ठीक है। मेन 3 इनके टाइप्स हैं। वाक जिसको बोल देते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। विजुअल जो भी आप देख के सीख रहे हैं, ऑडिटरी वो लर्नर्स होते हैं जिनको सुन के ज़्यादा समझ में आता है, कैनेस्थेटिक वो होता है जो हैंड्स ऑन खुद से चीज़ों को करके बेहतर समझते हैं। इसके अंदर फ्लेमिंग ने बाद में एक चीज़ ऐड की थी, रीड और राइट, जिनको रीड करके और लिख के बेहतर समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोसेस में होते हैं तो उनको एनालाइज किया जाता है। जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे एक आपका चेकर बैठ जाता है, वो एनालाइज करता है कि आपके बिहेवियर को, कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, और कुछ उनके मापदंड होते हैं जिस पे वो नोट डाउन करते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है और कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फ्लेंडर ने क्या किया था, जो स्टूडेंट और टीचर का बिहेवियर है, जो भी क्लास में पूरी उनकी बातचीत होती है, जो भी उनका इंटरेक्शन होता है, मेनली उसने वर्बल इंटरेक्शन पे ही जोर दिया था। जो भी उनका वर्बल इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का, उसको उन्होंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशन टूल यूज टू क्लासीफाई द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड पीपल्स एज दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम।
दिस इज़ अ टूल टू एनालाइज एंड इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ टीचर. ठीक है. Flender interaction analysis category is a 10 category system of communication which are said to be inclusive of all communication possibilities. There are 7 categories when the teacher is talking. पहली जो 7 categories थी उसमें teacher talk रहता है, and 2 when the pupil is talking. जो 2 categories है उसमें student talk रहता है, और जो last category है वो silence और confusion के लिए रखा जाता है. ठीक है. उनके अकॉर्डिंग हर 3 सेकेंड में जो भी एक्टिविटी होती है टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, तो वो आप एनालाइज कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेंडर. ठीक है. ये बहुत ही बेसिक सा था जो मैंने आपको बताया है. डिटेल में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में. ठीक है. अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे देखते हैं. क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं. डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स. लर्निंग स्टाइल इज़ द वे इंडिविजुअल्स प्रेफर टू लर्न. अभी मैंने आपको बताया लर्निंग स्टाइल क्या है. इज़ द वे हाउ इंडिविजुअल्स प्रेफर टू लर्न. आप कैसे लर्न करना पसंद करते हैं, दैट इज़ योर लर्निंग स्टाइल. नेक्स्ट है नेम द 3 लर्निंग स्टाइल्स. विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. आपको देख के समझ में आता है, सुन के समझ में आता है, करके समझ में आता है. थर्ड इसका सही आंसर है. आई नीड टू मेक अ मॉडल ऑफ द साइंस लेसन टू बेटर मास्टर द कॉन्सेप्ट्स. विच टाइप ऑफ लर्नर एम आई. ठीक है. आप मॉडल बना के खुद से चीज़ों को करके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, तो वो आ जाएगा काइनेस्थेटिक के अंदर. आई हैव ट्रबल फॉलोइंग लेक्चर्स एंड आई एम ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड. मुझे साउंड से प्रॉब्लम है और मेरे को सुन के इतना समझ में नहीं आता है, तो वो लर्नर आ जाएगा विजुअल में. ठीक है. नेक्स्ट है आई मे नॉट बी एबल टू रीड एंड आई प्रेफर हेयरिंग अ बुक रीडिंग टू मी. ऑडिटरी में आ जाएगा. इन पे मैंने एक पे क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए. अटेंशन इज डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर. द स्टिमुलस, द इंडिविजुअल, द सिचुएशन. तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी अटेंशन. आपके खुद के ऊपर आप करना चाहते नहीं करना चाहते, आपके सेंसेस के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर, तो तीनों ही आ जाएंगे. Rohan has no interest in history but still he is putting his attention in its preparation as he has to pass the exam. ठीक है. आप पढ़ना नहीं चाहते, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. मामा ने बोला या पापा ने बोला कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो बस आप जस्ट पढ़ रहे हैं ताकि मैं पास हो जाऊँ, तो इनवॉलेंट्री अटेंशन है. इनवॉलेंट्री अटेंशन है आपका. ठीक है. मार्गरेट स्टीफेंस नोटिसेस दैट टेलीविजन कमर्शियल बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड. ठीक है. कमर्शियल में उसका देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एकदम से कोई लाउड साउंड आ जाता है तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाता है, तो वो भी क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अटेंशन. ठीक है. दैट इज़ अगेंस्ट योर विल. आप चाहते नहीं हैं. इनवॉलेंट्री ध्यान रखिएगा, दैट इज़ अगेंस्ट योर विल. इफ़ अ चाइल्ड इज स्टडिंग एंड ही हियर्स अ सॉन्ग प्लेइंग आउटसाइड. वही है कि आप पढ़ रहे हैं, आप कोई सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, या है ना, कोई भी चीज़ की तरफ आपका ध्यान अपने आप नेचुरली अगर चला जाए, है ना, जहाँ पे आप खो जाएं आप, तो वो हो जाएगा नॉन वॉलेंट्री. ठीक है. दैट इज़ नॉट अगेंस्ट योर विल, बट स्टिल आप अभी रेडी नहीं है वो गाना सुनने के लिए, या कोई आपका फेवरेट कार्टून आ गया, या लाइक अगर आप घर में आराम से कुछ बैठ के दाल रोटी खा रहे हैं और अचानक से आपके सामने डेजर्ट्स आ जाएं, है ना, तो आप तैयार नहीं थे वो डेजर्ट के लिए, बट अचानक से आपके सामने वो आ जाते, तो आपका अटेंशन चला जाता है वहाँ पे, तो नॉन वॉलेंट्री अटेंशन हो गया. ठीक है. What is ideational attention? The individual's consciousness focuses itself upon the main stimuli through thinking और ideas. जहाँ पे आपकी thinking, आपके ideas, आपकी feelings आ जाएगा, वहाँ पे ideational attention रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फटीग आर मेंटल, फिजिकल, नेसेसरी, अननेसेसरी. आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो और भी बहुत तरह की फटीग्स होती हैं, बट ये 4 ही काफ़ी है अभी आप लोगों के लिए, मेंटल, फिजिकल, नेसेसरी एंड अननेसेसरी. ठीक है. फटीग कॉज्ड बाय एन अनफेवरेबल वर्किंग मेथड्स और कंडीशंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड. ठीक है. अनफेवरेबल वर्किंग मेथड्स हैं, इस तरह के मेथड्स हैं कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको आधा घंटा लग रहा है, तो वो अननेसेसरी फटीग होता है ऐसे कामों से. कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इज़ पीपल सेंटर्ड. ठीक है. चाइल्ड सेंटर्ड होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं. विच इज़ नॉट द स्टूडेंट रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम. बच्चे एक्टिव रहते हैं, कोलैबोरेटर रहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग रहते हैं, पैसिव नहीं है. पैसिव तो एक्टिव का उल्टा हो गया, तो पैसिव नहीं रहते हैं बच्चे, एक्टिव रहते हैं इसमें. हु इज़ द फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर हैं जीन पियाजे, जो कहते थे कि बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. Which of the following best describes the theory of constructivism? People construct knowledge through their experience and interaction with the world. ठीक है.
फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस फोकसेस ऑन द एनालिसिस ऑफ, मेनली उन्होंने वर्बल बिहेवियर इंटरेक्शन के ऊपर ही उन्होंने अब ये पूरा मॉडल बनाया था। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन नाम से आपको पता लग जाएगा। तो वर्बल बिहेवियर इज़ द मेन थिंग, नॉन वर्बल पे उन्होंने इतना जोर नहीं दिया था। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक इज़ यूज फॉर मॉडिफाई एंड इम्प्रूविंग टीचर बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया था। In Flinders interaction and analysis, teachers indirect talk category comes under। जो पहली 4 कैटेगरीज हैं वो इनडायरेक्ट टॉक में आ जाती हैं, ठीक है। 5 to 7 जो होती हैं वो डायरेक्ट टॉक में होती हैं, टीचर्स डायरेक्ट टॉक, ठीक है। उसके बाद 8 और जो 9 होता है वो पीपल टॉक होता है, और 10 जो होता है आपका वो साइलेंस होता है। तो 1 से 4 आपका इनडायरेक्ट टॉक रहेगा। In Flinders interaction analysis, if there is shifting from one category to another frequently, it represents, अगर जल्दी जल्दी आपका शिफ्ट हो रहा है एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, दैट इज़ कम्युनिकेशन आपका फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कम्युनिकेशन इज़ मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आईसीटी क्या है? आईसीटी का अलग से भी वीडियो बना हुआ है। आईसीटी के अंदर आपकी तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। It is the use of all these things, information, communication, technology is the use of information and communications technology to support, enhance and optimize the delivery of information, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ये दोनों काम को करने में, इन्फॉर्मेशन को लेने में या देने में, कम्युनिकेट करने में, या आपके पास कोई कम्युनिकेशन पहुंचा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं, तो वो आईसीटी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आईसीटी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा यूनिट 3 का। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा हो कि मैंने छोड़ दिया या आपको समझ नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी इसको बनाने की। और जल्दी लेकर आएंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ है नहीं, एवोल्यूशन के ऊपर ही है, तो कोशिश करेंगे उसको जल्दी बनाने का। इतने आप ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बुक में भी, और ट्राई करना आप लिख के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो चीज़ों को। वैसे इतना याद करने कुछ है नहीं, अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लेंगे तो याद करने का इतना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस निकाल लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।